Hello and welcome to all in our YouTube channel Agri Mantra Changing the Way of Thinking. Friends, today we are going to discuss about an important notification regarding a latest job offered by IFCO. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़को के द्वारा निकाली गई 2020 की एजीटी की पोस्ट के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की पोस्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने अभी लास्ट कुछ दिनों पहले इफ़को ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एजीटी की वैकेंसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन वहाँ पर डाली हुई है। तो उसके रिगार्डिंग आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होने वाली हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ एलिजिबिलिटी होने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, अप्लाई कैसे करेंगे और इसके साथ ही साथ लास्ट डेट वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट है क्या। इफ़को जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है अपने इंडिया की, वो सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मानी जाती है, जिसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1967 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसने 2 वैकेंसीज हालांकि अभी निकाली हुई हैं। एक जो वैकेंसी है वो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की, यानी कि एजीटी पहली वाली, और दूसरी जो वैकेंसी है वो है ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस की, जीईए की। तो गाइज, हमको ये दूसरी वाली जो वैकेंसी है ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस वाली, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। बट ये जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी वाली जो वैकेंसी है, इसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सब कुछ देखते हैं कि इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होने वाले हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, एज लिमिट क्या हो सकती है, उसके अलावा सैलरी क्या है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होता है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लेसेस में, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं इंडिया के, चूँकि हर साल इफ़को एजीटी की जो वैकेंसी है उसके जो स्टेट प्लेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो इस बार जो एजीटी यानी कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की जो वैकेंसी आई हुई है वो किन किन स्टेट्स के लिए है ये जान लेते हैं। तो हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु एंड केरला। तो इन सारे स्टेट्स में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की वैकेंसी में इस बार भर्ती होने वाली है। दूसरी चीज़, क्वालिफिकेशंस में आपको क्या क्या ध्यान देना है। क्वालिफिकेशंस को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होगा। तो क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर, जिन बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है वो भी फुल टाइम रेगुलर डिग्री के साथ, यानी कि जिनके सेमेस्टर पैटर्न चलते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, पूरे 4 साल की जो उनकी कोर्स डिग्री होती है उन्होंने जो कंप्लीट कर रखा है वो जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है वो एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं जिनका रिजल्ट सितंबर 2020 तक आ जाएगा, ऐसे बच्चे भी जो फाइनल ईयर के बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर के बच्चे हैं और जिनका रिजल्ट सितंबर 2020 तक अगर आ जाता है तो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं, मतलब एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। उसके साथ ही साथ एक कन्फ्यूजन और है कि जितने भी छात्र बीटेक या फिर अदर एलाइड सेक्टर्स के हैं, जैसे फिजरीज़, हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, तो ये जितने भी एलाइड सेक्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप इसकी कमी कह लीजिए या जो कह लीजिए, तो एलाइड सेक्टर वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़, जो आपका एग्ज़ाम होगा बीएससी एग्रीकल्चर में, जो आपका मिनिमम मार्क्स है, स्कोरिंग मार्क्स है, वो 60% मार्क जनरल ओबीसी के लिए, और वहीं एससी एसटी के लिए 55% मार्क आपको ईच सेमेस्टर में, बीएससी एग्रीकल्चर के 8 सेमेस्टरों में आपको इतने मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे। जहाँ पे सीजीपीए का पैटर्न चलता है, वैसे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में सीजीपीए का पैटर्न चलता है, वहाँ पे आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप अपना क्वालिफिकेशन, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, जिन बच्चों ने 2017 में, जो बच्चे 2017 या फिर उसके बाद वाले जो बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट हैं, सिर्फ वही इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 2017 के पहले वाले इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, अगर कुछ बच्चों ने एमएससी एग्रीकल्चर जो कर चुके हैं, जो एमएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं वे भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। बट ध्यान ये रखना है कि जो बीएससी एग्रीकल्चर के अभी ऊपर आपको प्रीवियस स्लाइड में बताई गई थी कि 2017 के बाद वाले बच्चे जिनकी बीएससी कंप्लीट हुई है, सिर्फ वही लोग एमएससी में भी एलिजिबल हैं करने के, जिन्होंने एमएससी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं।
उसके बाद जो एक मन में आपके कन्फ्यूजन होगा कि आप आईसीआर रिकमेंडेड आपकी यूनिवर्सिटी है या नहीं है, और फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर की जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिन्हें यूजीसी जिनके यहाँ यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो होती है, ऐसे सारे के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, वहाँ से अगर आपने कर रखा है जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दूसरी बड़ी बात कि अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स कब तक होनी चाहिए, 1 अगस्त 2020 तक। तो ये आपकी अपर एज लिमिट है, तो इससे उतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आप SC ST कैटेगरी के तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेट्स में जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, जो भर्ती आई हुई है, तो उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, ये आपको गाइस ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है। जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, यानी कि वो जो भाषा वहाँ पे बोली जाती है, जैसे केरला में अगर कोई वैकेंसी आई हुई, केरला की अगर पोस्ट है, या फिर पंजाब की है तो पंजाबी, इस तरह से गुजरात की है तो गुजराती, तो इस तरह की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज का मतलब यही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा गाइज, आपके मेंस के एग्जामिनेशन के बाद जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग का पीरियड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ट्रेनिंग पीरियड में इफ़को आपको कहीं भी भेज सकता है, किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पे आप जाएंगे, आपको 1 साल की ट्रेनिंग वहाँ पे लगभग देखने को मिलेगी। जो कंपनसेशन यानी सैलरी की बात होगी, वो सैलरी आपको जो ट्रेनिंग पीरियड होगा, ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो सैलरी होगा वो 33,300 पर मंथ आपकी उस समय सैलरी स्टार्टिंग की होगी जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे 1 साल बाद, तो उसके बाद आपको अलग अलग स्टेट में जब आपकी परमानेंट आपकी वो जॉब आपको दे दिया जाएगा, तो उसके बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी 37,000 पर मंथ। और उसके बाद जैसे जैसे आपका ग्रेड पे बढ़ता जाएगा 37,000 से 17,000 तक, 70,000 तक आपको आपके बेनिफिट्स, आपके जितने भी आपके क्वालिटीज़ होंगी जॉब के हिसाब से, आपकी स्टेटस के हिसाब से, फिर आपको सैलरी में उतनी इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। तो ये रही बात एक सैलरी की। आगे बढ़ते हैं। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होना है यहाँ पे लिखी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको अगर ये PDF चाहिए होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इफ़को द्वारा रिलीज़ की हुई, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होगा। एक होगा प्री एग्ज़ाम, एक होगा मेंस एग्ज़ाम, और एक होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेप्स में एग्ज़ाम होना है। प्री जो आपका होगा वो आप कहीं से भी दे सकते हैं, अपने फ़ोन से दे सकते हैं, अपने लैपटॉप से देख सकते हैं, किसी साइबर कैफ़े से दे सकते हैं। वहाँ पे आप लिस्टेड होने के बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो मेंस के लिए आपको जाना है, फिर सारी की सारी प्रोसीजर जो होगी वो इफ़को की निगरानी में होगी। उसके बाद जो वहाँ से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फाइनली आप फिर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा एक सिलेक्शन का प्रोसीजर है। तो मेंस के लिए आपको कौन कौन से सेंटर पे बुला सकता है उसकी यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखना और समझना है। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो जैसा कि मैंने प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहा कि आप एनी ऑफ द स्टेट आपको भेजा जा सकता है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। हाँ, आप लैंग्वेज कौन सी प्रेफर करते हैं, या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज कैसी है, उसके बेसिस पे आपको बाद में हो सकता है कि आपको छूट मिल जाए और आपकी पोस्टिंग वहाँ पे हो जाए जहाँ आप चाहते हैं। उसके बाद एक सर्विस बॉन्ड होता है। अब सर्विस बॉन्ड चूँकि इफ़को AGT के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, सर्विस बॉन्ड आपको हमेशा से देखने को मिलता है। अगर आप जॉब को बीच में छोड़कर किसी दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं, या फिर दूसरा जॉब कोई आप पा गए हैं, इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सर्विस बॉन्ड जमा करना होता है। तो इसके लिए जनरल OBC के जितने भी कैटेगरी के छात्र होंगे, जितने स्टूडेंट होंगे, उन्हें 80,000 रुपये पेड करना पड़ेगा, और SC ST के जितने भी छात्र होंगे उन्हें 20,000 रुपये पेड करना होगा एज अ सर्विस बॉन्ड। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा आपको जो आपको स्क्रीन पे अभी जो लिंक आपको दिखाई दे रही है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। https://agt.ifco.in, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आप अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट डेट कब है गाइस? 23/9/2020। तो ये 23/9/2020, और आज का जो डेट है वो है 9 सितंबर 2020, और 23 सितंबर 2020 तक आपका ये लास्ट डेट है। तो आपको ध्यान रखना है, फटाफट से आप इसको फिल कर दीजिए अगर आप देना चाहते हैं तो। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फ्री ऑफ कास्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपको आवेदन करने के लिए कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कास्ट है। और जितनी भी आप डिटेल सबमिट करेंगे इस फॉर्म में, वो आपके
10th के रिजल्ट के बेसिस पे होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल का जो रिज़ल्ट होगा उसके बेसिस पे आपके सारे जितने भी इसमें आपसे रिक्वायरमेंट्स मांगी जाएंगी, जितनी भी डिटेल्स मांगी जाएंगी, तो वो आपको 10th के बेसिस पे ही देनी है। तो ये सारी बातें हो गई। उम्मीद है आपके कन्फ्यूजन आपके मन में कोई भी नहीं बन रहा होगा। जितने भी पॉइंट्स यहाँ से बन सकते थे मैंने सब कुछ बताने की पूरी कोशिश की। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करता चलूँ, हाउ टू अप्लाई के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए कोई भी फ़ीस आपको सबमिट नहीं करनी है। एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर होना है वो कैसा होना है, वो होना है 3 चरणों में। एक होना है प्री, उसके बाद होगा मेंस और उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू आपका। तो प्री के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है, प्री के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको लगभग 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के देखने को मिलेंगे। जो आपका प्री होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट, एक जिसमें आपको 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के देखने को मिलेंगे, और जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और जीए के देखने को मिलेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 150। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 150 क्वेश्चन आपके प्री में पूछे जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन जो होगा वो एग्रीकल्चर का होगा और 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए से मिला के होंगे। यानी कि पूरा एएफओ वाला पैटर्न रहेगा बाकी के 50 क्वेश्चन के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। शायद अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपके मन में रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, अपने क्वेश्चंस को पूछिए, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ये जितनी भी इससे रिगार्डिंग जितनी भी जुड़ी हुई नोटिफिकेशन थी मैंने आपको बता दी। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर के सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसे फिलअप करिए और इस जॉब का आप, भगवान से मेरी विनती है कि आप इस जॉब में सेलेक्ट हो जाएँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी सारे दोस्तों का भी आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल जाए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।